दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर रहे थे। चैप्टर 1 चल रहा था हम लोग का। चैप्टर 1 में हम लोग का क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम लोग क्या-क्या पढ़ चुके थे ऑलरेडी? तो इसमें हम लोग ऑलरेडी इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग को देख लिए थे। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मतलब कैसे शुरुआत हुआ था, ठीक है ना? इतिहास में वो सब देख लिए थे। फिर इंडिया में उसका विकास कैसे हुआ वो भी देख लिए। मीनिंग एंड डिफिनेशन जो दिया हुआ था, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर पब्लिक फाइनेंस, जिसको सीपीए बोलते हैं, और अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, ये भी चीज़ हम लोग देख लिए थे। और एट्रीब्यूट और करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंट्स, इसको भी हम लोग देख लिए थे, है ना? करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंट्स को भी हम लोग देख लिए थे इसमें हम लोग। और नेक्स्ट हम लोग क्या देखे थे? रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, ये सब भी हम लोग का क्लास ऑलरेडी हो चुका है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस था, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है, ठीक है? फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, ये सब चीज़ हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अकाउंटिंग साइकिल क्या है, ये भी कवर हो चुका है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग भी देख चुके हैं। अकाउंट साइंस है या तो आर्ट्स है, ये भी देख चुके हैं। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग भी देख चुके हैं हम लोग। लिमिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग भी देख चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या रहा है? यूजर ऑफ अकाउंटिंग, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना? इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। तो आप लोग क्या कीजिए ना, सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए इसको। जिससे क्या हुआ कि इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में मिलेगा। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जो हम लोग का अकाउंटिंग है, अ, उसका जो सूचना, अकाउंटिंग का जो सूचना है, उसका उपयोगकर्ता कौन कौन होता है, ठीक है ना? हम लोग उसका यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का हम लोग ये मतलब कौन कौन इसका उपभोक्ता है, या बोल सकते हैं उपयोग करता है ना? उपभोक्ता नहीं कह सकते हैं इसको, उपयोगकर्ता बोलते हैं। उपयोगकर्ता कौन कौन है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना? तो इसमें दो उपयोगकर्ता है। अकाउंटिंग यूज ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर द टू कैटेगरीज, दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 में इंटरनल यूजर, और नंबर 2 में दिया हुआ है एक्सटर्नल यूजर, ठीक है? इंटरनल यूजर में क्या दिया हुआ है? ओनर हो गया और मैनेजमेंट हो गया। ओनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द बिजनेसेस एंड thus are exposed to maximize the risk. They are obviously interested in knowing the profits earned or loss incurred by the business beside the safety of their capital. Financial statement give informations about profit and loss and financial positions of the business. Second क्या होता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट is normally separate from the owner. They make extensive use of the accounting information for decision making, such as determine the selling price, cost control, reductions, investment into न्यू प्रोजेक्ट। मतलब इसमें क्या होता है कि मालिक क्या होता है, मालिक जो होता है ओनर का, सबसे पहले देखते हैं इंटरनल में हम लोग देखते हैं ओनर्स और मैनेजमेंट। ओनर क्या होता है? ओनर जो होता है व्यवसाय का मालिक होता है। मालिक क्या करता है? व्यवसाय में पूंजी लगाता है, ठीक है ना? क्या करता है? व्यवसाय में पूंजी लगाता है ना? और और क्या करता है बताओ? व्यवसाय में पूंजी लगाता है और सबसे अधिक जोखिम उठाता है। जो पूंजी लगाएगा वो क्या करेगा? सबसे अधिक जोखिम भी उठाएगा। जोखिम उठाता है इसलिए क्या करता है? वो जानना चाहता है कि व्यवसाय में कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, तथा उसकी पूंजी सुरक्षित है या नहीं। जो पूंजी वो लगाया हुआ है, वो पूंजी सुरक्षित है कि नहीं, वो भी जानने का उसका अधिकार होता है, तथा उनकी पूंजी सुरक्षित है या नहीं। फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? उसकी व्यवसाय का क्या होता है? कितना फिनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है, जो होता है कंपनी का कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटीज है, वो बताता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताता है? कंपनी कितना कमा रही है तथा उसका पूंजी कितना अधिक सेफ है। क्योंकि सबसे अधिक रिस्क कौन उठाता है? तो जो कंपनी का मालिक होता है वो सबसे अधिक रिस्क उठाता है। तो उसको जानने का अधिकार होता है कि मालिक द्वारा जो पूंजी लगाया गया है, वो सबसे अधिक जोखिम उठाता है, उसको ये जानना चाहिए कि हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है और कितना लॉस कमा रहा है ना? ताकि क्या है, उसका पूंजी सुरक्षित है या नहीं, उससे उसको भी जान सकता है। और कंपनी के पास कितना एसेट्स है और कितना लायबिलिटीज है, दोनों का जानकारी उसको मिल सके। दूसरा क्या होता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का हिंदी क्या बोलते हैं हम लोग? प्रबंधक। प्रबंधक क्या होता है? अधिकांश प्रबंधक जो होता है, मैनेजमेंट क्या होता है? वो हमेशा जो बिजनेस का मालिक होता है उससे सेपरेट होता है। बिजनेस का मालिक और मैनेजमेंट दो
अलग अलग व्यक्ति होता है। बिजनेस का मालिक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लगाता है, रिस्क उठाता है, लेकिन मैनेजमेंट क्या करता है, बिजनेस को मैनेज करता है, उसको डे टू डे ऑपरेशन को देखता है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, अधिकांश अधिकांश क्या करता है, बड़े जो व्यवसाय में प्रबंधक और मालिक दो अलग अलग होते हैं। जो छोटा मोटा बिजनेस हो गया तो उसमें क्या होता है, एक ही, आप मान लिया आप किराना स्टोर देखते होंगे, आपके आसपास में होगा, तो उसमें जिसका किराना स्टोर है वही मालिक है और वही मैनेजमेंट है। लेकिन जब बड़ा बड़ा कंपनी जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, उसमें क्या हो गया, जो अंबानी साहब हैं, अंबानी साहब ने रिलायंस को लगाया, उसमें वो लोग क्या किया, पूंजी लगाया और रिस्क उठाया। लेकिन सारा बिजनेस को क्या अकेले अंबानी साहब चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं। उसके लिए हर जगह पे उनका कारपोरेट ऑफिस बनाया हुआ है। कारपोरेट ऑफिस में अलग अलग मैनेजमेंट का लोग बैठा हुआ है, जो किसको रिपोर्ट करता है, जो अंबानी साहब को रिपोर्ट करता है ना। तो वो लोग क्या करता है, वो लोग भी क्या करता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का उपयोग करता है महत्वपूर्ण निर्णय लेने में, कि हमारा सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, कॉस्ट कंट्रोल कितना होना चाहिए, अगर नया प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो मतलब हमारा प्रोजेक्ट वायबल है कि नहीं, बिजनेस प्रोजेक्ट हमारे लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, या तो फिर भविष्य में कोई योजना बनाना होता है, लगता है कि हाँ हम लोग को कोई और नया प्रोजेक्ट लाना है, या तो फिर भविष्य में हम लोग को कुछ और कुछ नया करना है बिजनेस में, तो उसका भी डिसीजन लेने के लिए डिसीजन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से डिसीजन लेके मैनेजमेंट तक पहुंचाता है कि हाँ इस सेक्टर में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारा प्रॉफिट इतना है, हम लोग सेलिंग प्राइस को थोड़ा कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ये सारा डिसीजन मैनेजमेंट के द्वारा लिया जाता है। तो इंटरनल में आप लोग क्या क्या देखें, एक ओनर होता है जो कंपनी का मालिक होता है, और दूसरा कौन होता है, मैनेजमेंट होता है जो कंपनी का चलाने वाला होता है, प्रबंधक होता है जिसको बोलते हैं आप लोग, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, प्रबंधक बोलते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल में कौन कौन होता है, एक्सटर्नल में होता है इम्प्लॉइज एंड ट्रेड यूनियन। इम्प्लॉय आर इंटाइटल टू बोनस एट द ईयर एंड विच लिंक्ड टू द प्रॉफिट अर्न by an enterprises. Therefore, the employee and union trade are interested in the financial statement. Besides, the financial statement also show whether due of provident funds एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, जिसको पीएफ बोलते हैं और ईएसआई बोलते हैं, ईटीसी हैव बीन डिपॉजिटेड और नॉट। मतलब क्या होता है कि एक्सटर्नल यूजर में सबसे पहले कौन सा आता है, एक्सटर्नल यूजर में सबसे पहले आता है कर्मचारी और जो यूनियन। आप देखते हैं हर बिजनेस में क्या होता है, एक ट्रेड यूनियन चलता है, ठीक है ना, श्रम संघ जिसको बोलते हैं। श्रम संघ क्या करता है, कर्मचारी क्यों देखना चाहता है, कर्मचारी देखना चाहता है कि कंपनी जितना हम लोग एफर्ट डाल रहे हैं तो कंपनी क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। तो कंपनी प्रॉफिट कर रहा है तो हर कंपनी में क्या होता है कि हर साल में क्या होता है कि सैलरी इंक्रीमेंट होता है, बोनस मिलता है ना। तो कर्मचारी को बोनस मिल रहा है कि नहीं, वेतन में वृद्धि और अन्य सुविधाओं में रुचि रखता है, मतलब कि और उसको कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल रहा है नहीं। ऐसा नहीं कि खाली कंपनी कमा के अपने पास रख रहा है, कंपनी में जो अच्छा एम्प्लॉई है जो है उसका सही बोनस मिल रहा है कि नहीं, उसका सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं, और कुछ सुविधा जैसे गाड़ी का सुविधा, मोबाइल सुविधा, रहने के लिए घर का सुविधा, बहुत सारा कंपनी सुविधा देता है, ये सब जानने के लिए। तथा वो जानना चाहता है कि व्यवसाय कितना लाभ कमा रहा है, कि वो कितना का लाभ नहीं कमा रहा है। और जो ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन क्या देखता है, ट्रेड यूनियन किस पर पॉलिटिक्स करता है, मतलब इम्प्लॉय पे नहीं करता है। इम्प्लॉय में जब बड़ा बड़ा जो फैक्ट्री होता है उसमें क्या होता है कि हजारों हजारों लेबर काम करता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या करता है, ट्रेड यूनियन रहता है, उसको क्या करता है, सारा सारा लेबर संगठन को क्या करता है, मैनेज करता है। तो वो देखता है कि कंपनी के पास ऐसा तो नहीं है कि जनरली जो बड़ी बड़ी कंपनियां होता है वो ये सब काम करती नहीं, कि प्रॉफिट एंड कंपनी का पीएफ काट के जिसका रख लिया है, या तो ईएसआई रख लिया है। लेकिन उसमें जो दिया गया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक है। ऐसे भी नॉर्मल क्या होता है, ट्रेड यूनियन जनरली देखता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कर रहा है, उसमें अगर वो लोग को जनरली अगर कुछ रेट बढ़ाना होता है, लेबर का रेट बढ़ाना होता है, ये सब चीज़ भी वो लोग देख के करता है कि हाँ कंपनी अगर प्रॉफिट कमा रहा है तो अगर हम लेबर का रेट को भी बढ़ाएं, और ऐसा नहीं है कि कोई ड्यू बाकी है, प्रोविडेंट फंड का पैसा काट के कंपनी रख लिया है, या तो फिर इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में किसी इम्प्लॉय का क्लेम सेटलमेंट नहीं हो पाया, या तो फिर पैसा काट के डिपॉजिट नहीं किया है ना। नंबर 2 में आता है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर एन इसेंशियल पार्ट बाय बिजनेसेस एज दे प्रोवाइडेड लोन्स टू द बिजनेसेस, है ना। नेचुरली दे watch the performance of the businesses to know whether it is progress as projected to ensure the safety service and recovery of the loan advances. They assess it by analyzing
द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है कि जो बैंक और वित्तीय संस्थान है मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक और वित्तीय संस्थान क्या करता है, कंपनी को क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। लोन देने से पहले क्या करता है, व्यवसाय के वित्त स्थिति का अध्ययन करता है, क्योंकि जब लोन देता है उससे पहले क्या करता है, कंपनी अपना डॉक्यूमेंट बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास सबमिट करता है, जिससे क्या होता है, जिससे क्या करता है कि वो बीच-बीच में चेक करता है कि जैसा हम लोग का प्रोजेक्शन किया गया है, उस प्रोजेक्शन के आधार पे बिज़नेस चल रहा है या नहीं। जिससे क्या हमारा लोन जो है, लोन का अमाउंट सही तरह से पेमेंट किया जाएगा या नहीं। और वो जानना चाहता है कि व्यवसाय जो ऋण चुकाने का जो क्षमता है, उसमें है या नहीं। और ये इसलिए वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का विश्लेषण करती है, और ये सब सब सारा चीज़ कहाँ से मिलता है? तो अकाउंटिंग से मिलता है। और ये देखता है कि हमारा पैसा सेफ है कि नहीं, जो बिजनेस प्लान किया गया था स्टार्टिंग के समय में, उस आधार पे बिजनेस का प्लान जो सेंक्शन हुआ था वो चल रहा है कि नहीं, बिजनेस स्मूथली रन हो रहा है कि नहीं, ये सब चीज बैंक भी देखता है। नंबर 3 क्या हो गया, इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व रिस्क एंड investors do not have direct control over the business affairs. Therefore, they rarely on accounting information available to them and seeks answer to the questions such as what is the earning capacity of the enterprises, is financial performance and how safety of their investment। क्या होता है कि जो निवेशक एवं संभावित निवेशक होता है, पोटेंशियल इन्वेस्टर का मतलब होता है, मतलब जो एक होता है कि आपका कोई कंपनी में आपने क्या किया, इन्वेस्ट किया, जैसे शेयर में किए, बॉन्ड में किए, किसी ढंग से आप इन्वेस्ट किया। कैसे इन्वेस्ट करना उसका भी वीडियो अपने चैनल पे दिया हुआ है, शेयर मार्केट का, बॉन्ड मार्केट का भी दिया हुआ है। आप उस वीडियो का भी बेनिफिट ले सकते हैं इस चैनल के माध्यम से, है ना। इस उसका भी आपका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट का भी वीडियो हम लोग ऑलरेडी इस चैनल पे डाले हुए हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा तो प्ले लिस्ट सेक्शन में आपको दिख जाएगा इसका भी बेनिफिट। तो आप जो क्या होता है कि पोटेंशियल इन्वेस्टर या तो इन्वेस्टर जो पैसा इसमें लगाया है या तो फिर कोई लगाने का संभावना रखता है, तो वो भी क्या करता है, निवेशक अपने, वो लोग क्या होता है कि जनरली डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे आप मान लीजिए कि आप रिलायंस का 2 शेयर ले लिए, तो शेयर लेके तो क्या किया, आप इन्वेस्ट कर दिए, तो क्या आप रिलायंस कंपनी में, आप तो ओनरशिप आपको मिल गया, तो क्या आप रिलायंस कंपनी में जाके आपको एक ऑफिस मिलेगा बैठने के लिए, नहीं नहीं मिलता। तो वो क्या करता है कि निवेशक अपने धन पर उचित लाभ चाहता है। जैसे हम पे अगर कोई पैसा लगाता है तो उसमें क्या चाहिए, उसको एक रीजनेबल प्रॉफिट चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के माध्यम से वो जानने का प्रयास करता है कि व्यवसाय का आय का क्षमता क्या है, व्यवसाय लाभप्रद है या नहीं, लाभ मतलब प्रॉफिट कमा रहा है या तो फिर नहीं, हम जो उसका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो सुरक्षित है या नहीं। मतलब 2 3 4 जो क्वेश्चन है उसके मन में इन्वेस्टर या तो फिर पोटेंशियल इन्वेस्टर, मतलब जो संभावित इन्वेस्टर है, उसके मन में हमेशा क्वेश्चन रहता है कि जो हम पैसा लगाए हैं व्यवसाय में, वो पैसा सुरक्षित है कि नहीं, व्यवसाय लाभ कमा रहा है कि नहीं, लाभ कमाएगा तो हमारा पैसा वो अधिक बढ़ेगा, और व्यवसाय का जो आय की क्षमता वो कंटिन्यू है। वो सारा का सारा कहाँ से मिलता है, तो सारा का सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलता है। नंबर 4 में आता है क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है ये बताइए आप। क्रेडिटर क्या होता है कि लेनदार, क्रेडिटर होता है लेनदार, ठीक है। क्रेडिटर आर द पार्टीज हु सप्लाई द गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट। इट इज ए कॉमन बिजनेस प्रैक्टिसेस दैट a large number of the supplier remain invested in the businesses in the form of credit sales before guaranteeing to extending credit. Creditor satisfy themselves about the credit worthiness of businesses. Financial statements help them immensely in making such as assessment। मतलब क्या समझे, लेनदार व्यवसाय में क्या करता है, लेनदार क्या होता है, क्रेडिटर का मतलब होता है जो बिजनेस में उधार माल दिया हुआ है, उधार माल दिया है या तो फिर सर्विसेज दिया, गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कोई अगर कोई बिजनेस चला रहा है, रिलायंस अगर बिजनेस चला रहा है, तो रिलायंस अगर क्या कर रहा है, मान लीजिए
पेट्रोल बना रहा है, ठीक है, पेट्रोल बना के मार्केट में बेच रहा है, तो उसको क्रूड ऑयल का कोई सप्लाई करने वाला होगा, तो क्रूड ऑयल का जो सप्लाई कर रहा है उसको, तो वो क्या कर रहा है, उधार में सप्लाई कर रहा है, और उसमें जो प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करने वाला बहुत सारा मशीन लगता है, बहुत सारा लेबर लगता है, वो सप्लाई कर रहा है, उसको सर्विस बोलते हैं। सर्विस मतलब जो हेल्प करता है उसको प्रोसेस करने में। तो वो जो उधार कर रहा है वो क्या हो गया, लास्ट में क्या होगा, रिलायंस को उसका पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो कौन हो गया, क्रेडिटर हो गया। तो जब वो लोग बिजनेस में सप्लाई मतलब क्रेडिट उधार में गुड्स या तो कोई उसको माल सप्लाई करेगा या तो सर्विस सप्लाई करेगा, तो वो क्या करता है कि एक तरह का बहुत बड़ा इन्वेस्टर होता है, लार्ज नंबर ऑफ द सप्लायर बनता है बिजनेस में कि हम लोग क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं। तो उसको भी वो जानने का अधिकार होता है कि बिजनेस का जो फिनेंशियल क्रेडिबिलिटी है, क्या उसका जो क्या भुगतान करने की क्षमता, क्रेडिबिलिटी मतलब क्या होता है कि क्रेडिट वर्थनेस मतलब होता है उसको भुगतान करने की। लेनदार व्यवसाय में क्या होता है, उधार माल और सेवाएं प्रदान करती है। माल का मतलब होता है गुड्स और सेवाएं का मतलब होता है सर्विस। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से ये ये समझने में सहायता मिलती है कि उसका जो क्रेडिट वर्थनेस मतलब होता है भुगतान करने की क्षमता का मूल्यांकन लगाता है कि हाँ बिजनेस सही प्रॉफिट कमा रहा है, सही लॉस मतलब कितना लॉस है, उसका एसेट्स कितना है, उसका लायबिलिटीज कितना है, तो उसका पेमेंट करने की कैपेसिटी कितना होगा, उस आधार पे उसको मार्केट में उधार माल भी मिलता है, ठीक है ना। इसलिए क्रेडिटर को भी जानने का अधिकार होता है। नंबर 5 में क्या होता है, गवर्नमेंट एंड इट्स authority. The government make use of the financial statement to comply national income accounting accounts and other information. The information so available enable them to take policy decisions. Government like levies various taxes such as custom duties, GSTs, income tax. The government authorities assess the correctness of the correct tax dues from analysis of the financial statements. क्या होता है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होता है, ठीक है, जो सरकार एवं कार कर विभाग होता है जो, ठीक है ना, जैसे सरकार क्या होता है, सरकार एवं कर विभाग अकाउंटिंग रिकॉर्ड का उपयोग क्या विभिन्न करों में करता है, जैसे इनकम टैक्स में, जीएसटी में, कस्टम ड्यूटी आदि का सही गणना तथा वसूली करने में करता है। ऐसा देखता है कि हाँ ऐसा तो नहीं है कि कोई कस्टम ड्यूटी का चोरी हो रहा है। कस्टम ड्यूटी कब लगता है, जब आप माल को विदेश से लाते हैं या तो फिर इंडिया से आउटसाइड इंडिया मतलब विदेश में माल बेचते हैं। तो बहुत सारा कंपनियां क्या करती है, अपना रॉ मटेरियल विदेश से लाती है और अपना जो फिनिश गुड्स क्या करती है, बाहर में बेचती है। तो उस टाइम में कस्टम ड्यूटी देखेगा, तो सेल्स परचेज दोनों देख लेगा। जीएसटी भी कब लगता है, जब हम लोग अपना गुड्स को विद इन इंडिया बेचेंगे, मतलब हम लोग रॉ मटेरियल इंडिया से परचेज कर रहे हैं और रॉ मटेरियल भी इंडिया में बेचेंगे, तो जीएसटी लगेगा, ठीक है। जनरली जीएसटी जब आप आगे क्लास में जाइएगा तो कस्टम में भी इंपोर्ट करने पे भी जीएसटी लगता है, ठीक है ना, कस्टम ड्यूटी में इंक्लूड होता है। और इनकम टैक्स कब लगेगा, जब हम लोग पूरा मार्केट को सेल करते हैं, माल को सेल करके जो प्रॉफिट कमाएंगे उसके ऊपर टैक्स भी लगता है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ये मतलब गवर्नमेंट अपना जो बुक्स ऑफ अकाउंट को इसलिए चेक करता है, वो देखता है कि हाँ सही ढंग से मतलब कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, इनकम टैक्स, एक्साइज, ये सब चीज़ का पेमेंट भुगतान हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है ना। रिसर्चर भी करता है, रिसर्चर यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन देयर रिसर्च वर्क। क्या करता है, रिसर्चर मतलब क्या होता है, शोधकर्ता, ठीक है। शोधकर्ता क्या करता है, शोधकर्ता आर्थिक स्थिति और व्यवसाय अध्ययन के लिए भी अकाउंटिंग डाटा का उपयोग करता है। मतलब वो अलग कोई रिसर्च पूरा करने के लिए भी अपना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करता है अपना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या करता है कि हाँ देखता है कि कितना सेल्स हुआ, ट्रेंड, सेल्स का क्या ट्रेंड रहा, परचेज का क्या ट्रेंड रहा, सेल्स कैसे आगे बढ़ा, सेल्स के क्यों कम हुआ, ये सब चीज को भी रिसर्चर देखता है। नंबर 7 में कौन है, कंज्यूमर। कंज्यूमर रिक्वायर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर स्टेबलाइजिंग गुड्स अकाउंटिंग controls so that the cost of productions may be reduces with the resultant reducing in the price of the product by product they buy. Sometime price of some product are fixed by the government so that it need accounting information to fix the fair price so that the consumer or produce producer are not exploited, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो सामान्य जनता होता है, आम जनता, पब्लिक का मतलब क्या हो गया, आम जनता, ठीक है ना। पहले हम लोग कंज्यूमर देख रहे थे ना, उपभोगकर्ता होता है, उपभोगकर्ता ये जानना चाहता है कि उत्पाद की जो कीमत उचित है या नहीं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या करता है, लागत तथा मूल्यांकन को समझने में
जानकारी देता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट क्या होता है, कंज्यूमर रिक्वायर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू स्टेबलाइज गुड्स अकाउंटिंग अकाउंटिंग ठीक है ना, कंट्रोल सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मे बी रिड्यूसेस with resultant to reduction in the price of the product the buyer. Sometimes price of the some product are fixed by the government, so it's need accounting information to the fixed fair prices of the consumer and प्रोड्यूसर आर नॉट एक्सप्लॉइटेड। ऐसा नहीं है कि मतलब आपका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है 10 रुपया, आप आपका प्रॉफिट है लेना है 2 रुपया, लेकिन आप मार्केट में 10 रुपया का माल को 20 रुपया में बेच रहे हैं। वैसा नहीं होगा कि रीजनेबल है। आपको जो कंज्यूमर होता है उसको भी ये जानने का अधिकार होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू कि हाँ जो उसका जो रीजनेबल प्राइस है, रीजनेबल अकाउंट वो है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा जो प्रोडक्ट है, जैसे कि अभी हाल के दिनों में आप देख रहे होंगे कि पेट्रोल का दाम पर डे बढ़ते जा रहा है, गैस का दाम बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज का दाम कौन डिसाइड करता है? तो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड होता है, जिससे क्या होता है कि इसमें लोगों का फेथ होता है कि हाँ चलो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, एक रूल है इसके हिसाब से। लेकिन बहुत सारा चीज जो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स नहीं किया जाता है, जैसे आप पर डे क्या खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, या तो फिर आप आटा लेते हैं, चावल लेते हैं, इसका दाम क्या करता है जो कंपनी बनाती है वो डिसाइड करती है। तो उसका अकाउंटिंग के थ्रू हम लोग को जानने का ये अधिकार होता है कि हाँ उसको वो एक रीजनेबल प्राइस ले रहा नहीं। ऐसे मान लीजिए कि अगर एक कंपनी एक्स कंपनी, हम किसी का एग्जाम्पल लें, एक्स कंपनी वो कोई सामान को 10 रुपये में बेच रहा है, वाई कंपनी सेम सामान, सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी का चीज 20 रुपये में बेच रहा है, तो आखिर क्यों बेच रहा है उसको भी हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं इसके माध्यम से। नंबर 8 आता है पब्लिक। पब्लिक क्या होता है कि दे वांट टू सी द बिजनेस रन सिंस इट मेक सब्सटेंशियल कंट्रोल टू द इकोनॉमिक्स इन मेनी वेज। एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल, पेट्रोनेट patronage to supplier etc. Thus, financial accounting provide useful information to the various user group for the decisions making। ठीक है। पब्लिक क्या होता है? सामान्य जनता। सामान्य जनता भी व्यवसाय की सफलता में रुचि रखता है, क्योंकि व्यवसाय क्या करता है? व्यवसाय रोजगार उत्पादन तथा आर्थिक विकास में योगदान करता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पब्लिक भी ये जानने में इंटरेस्टेड रहता है कि बिजनेस सही ढंग से चल रहा है कि नहीं, उसका कंट्रीब्यूशन सही है कि इकोनॉमिक्स में है कि नहीं, क्योंकि इससे क्या होता है एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और जो सप्लायर का भी क्या होता है प्रोडक्शन मिलता है कि हाँ जो जो उसमें सप्लायर है उसका भी सही से प्रोडक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या देख लिया आज की डेट में। तो आज की डेट में हम लोग ये देख लिए हैं कि यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कौन कौन था। तो इंटरनल यूजर था और एक्सटर्नल यूजर था। इंटरनल यूजर में ओनर था और मैनेजमेंट था। ओनर क्या देख रहा था कि हमारा प्रॉफिट सेफ है या नहीं, और हमारा कैपिटल भी सेफ है या नहीं। फिर हम लोग ये देखते हैं कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भी वो लोग डिसीजन लेने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग को देखता है। नंबर 2 मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट तो बिजनेस को कंट्रोल करता है, इसलिए उसको सेलिंग प्राइस, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, रिडक्शन करने के लिए जानना पड़ता है। एम्प्लॉय भी जानेगा क्या हमारा बिजनेस अगर सही ढंग से बढ़ रहा है तो हमको बोनस सही मिल रहा है कि नहीं, सही फैसिलिटी मिल रहा है कि नहीं, ठीक है ना। और ट्रेड यूनियन देखेगा कि कोई प्रोविडेंट फंड, हमारा जो एम्प्लॉय का रेट है वो रिवीजन हो रहा है कि नहीं। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का भी वो लोग देखता है कि हाँ ऐसा तो नहीं है कि डिडक्शन करके डिपॉजिट नहीं किया। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या देख रहा था? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देख रहा था कि जो हम लोन दिए हैं बिजनेस को, एक उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर बिजनेस का प्रोग्रेस है या नहीं, हमारा जो लोन दिए हुए हैं वो सक्सेसफुल है कि नहीं रिकवरी के लिए, ये सब चीज चेक करता है। इन्वेस्टर और पोटेंशियल इन्वेस्टर चेक करता है कि हमारा पैसा सेव है कि नहीं, हमको जो रिटर्न मिलने वाला है वो प्रॉपर रीजनेबल रिटर्न मिल रहा है कि नहीं, और बिजनेस आगे ग्रोथ करने वाला है कि नहीं। क्रेडिटर देखता है कि हमारा क्रेडिट वर्थनेस कितना है। बिजनेस ऐसा तो नहीं है कि जो गुड्स और सप्लाई बिजनेस में किया गया है वो पैसा डूब जाएगा। तो अगर कंपनी का क्रेडिट वर्थनेस सही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है कि हाँ जो तुम सप्लाई किया हुआ है वो कंपनी का सेल अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, डेवलपमेंट अच्छा है, तो कल के डेट में क्या होता है कंपनी को और अधिक सप्लायर
रॉ मटेरियल को और सर्विसेज को कम दाम में भी प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट एजेंसी एंड अथॉरिटी ये देखता है कि हमारा जो कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज है, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, उसका प्रॉपर कलेक्शन हो रहा है कि नहीं, और उसको ऐसा तो नहीं है कि उसमें किसी तरह का चोरी हो रहा है। रिसर्चर देखता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अपना रिसर्च बुक में भी यूज कर सकता है, ठीक है ना। कंज्यूमर देखता है कि हम लोग जो प्राइस दे रहे हैं, जिसका कि प्राइस गवर्नमेंट फिक्स नहीं कर रहा है, तो उस चीज का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आधार पे हमारा हमको सारे चीजें मिल रही है कि नहीं। पब्लिक जानना चाहता है कि कंपनी का तो जो इम्प्लॉय हमारा जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन सही ढंग से है कि नहीं, कंपनी का एम्प्लॉयमेंट टू द जो एम्प्लॉयमेंट का जो कर रहा है वो भी सही है कि नहीं, और हमारा सप्लायर सेफ है कि नहीं। ये सब सारा चीज क्या था, यूजर ऑफ द अकाउंटिंग। अगर आपका एग्जाम में आएगा तो ये सब चीज को आप अच्छा से जान सकते हैं, और आपको भी जानकारी के लिए सब मिल सकता है। अब आता है ब्रांच और सब फील्ड ऑफ द अकाउंटिंग, ठीक है। द चेंजिंग बिजनेस रिक्वायर थ्रू ब्रांचेज एंड सब फील्ड ऑफ द अकाउंटिंग। बताइए क्या होता है ब्रांचेज एंड सब फील्ड ऑफ द अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले लेखांकन की शाखाएं, ठीक है। सब फील्ड का मतलब क्या होता है, शाखाएं, मतलब उसका क्या कौन कौन शाखाएं हैं, ठीक है ना। द चेंजिंग ऑफ द बिजनेस रिक्वायरमेंट थ्रू द centuries has been given arises the specialized branch of the accounting which could categorize to changing the requirement these branches। नंबर वन क्या है, फिनेंशियल अकाउंटिंग। नंबर टू कॉस्ट अकाउंटिंग। नंबर तीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये तीन भागों में बांटा गया है अकाउंटिंग। जो ब्रांच ऑफ द अकाउंटिंग है वो तीन भागों में पाला गया है। फिनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरा क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं ना। फिनेंशियल अकाउंटिंग देखेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को आज कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। फिनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है। फिनेंशियल अकाउंटिंग इज ए कंसर्न विथ रिकॉर्ड ऑफ द फिनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेड देम and communicate the result to the user. It is the original form of the accounting. It a certain profit earned or the loss suffered during the period, usually a year, and the financial position on the date when the accounting periods end। ठीक है। द फिनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है। द फिनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, जो सबसे पहले ऊपर होता है व्यवसाय के विस्तार और बढ़ती आवश्यकता के कारण अकाउंटिंग को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले क्या किया गया, जो जब हमारा जो व्यवसाय का आकार बढ़ते जा रहा था, ठीक है ना, व्यवसाय का आकार बढ़ते जा रहा था, तो उस कारण को उसकी आवश्यकता को देखते हुए अकाउंटिंग को भी तीन भागों में बांट दिया गया। नंबर एक था फिनेंशियल अकाउंटिंग, जिसको बोलते हैं वित्तीय अकाउंटिंग। फिनेंशियल अकाउंटिंग का संबंध वित्तीय लेन देन वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करने, उसका क्या करेगा, अकाउंटिंग का करना मतलब समझ गए। सबसे पहले चीज को रिकॉर्ड करेगा, फिर क्या करेगा, वर्गीकृत क्लासिफाइंग करेगा, फिर उसका क्या करेगा, समराइज करके उपयोगकर्ताओं को, जो उसका उपयोग करता होगा उसको क्या करेगा, जानकारी पहुंचाएगा। इसका दो ही उद्देश्य होता है। पहला, कंपनी का कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, और कंपनी का वित्तीय स्थिति, कितना एसेट्स और कितना लायबिलिटीज है। यह अकाउंटिंग का सबसे पुरानी और मूल शाखाएं हैं। सबसे पहले क्या होता है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या समझते हैं, तो अकाउंटिंग का संबंध वित्तीय लेन देन, जितना भी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा उसको रिकॉर्ड करने से है, ठीक है। उसको क्लासिफाइंग करेगा, समराइज करेगा, और जो उसका यूजर है, मतलब उपयोग करता है, उसके तक जानकारी देगा कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कंपनी का स्थिति क्या है, कंपनी का फिनेंशियल स्टेटस क्या है। ये चीज का जानकारी देता है कौन, फिनेंशियल अकाउंटिंग। जो क्या है, फिनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, फिनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, फिनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो क्या है ना, फिनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस का क्या होता है, सबसे पुराना मॉडल है, ठीक है। नंबर 2 आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। द लिमिटेशन ऑफ द फिनेंशियल अकाउंटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और द सर्विस लीड टू डेवलप ऑफ ए स्पेशलाइज्ड ब्रांच दैट इज cost accounting। It is ascertain the cost of product manufactured or the service render and helps the management in decision making, say the price fixation and exercise control। क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है लागत लेखांकन। फिनेंशियल अकाउंटिंग की एक सीमाएं हैं, जिसे ऊपर बताया गया, द लिमिटेशन है उसका। क्या है, फिनेंशियल अकाउंटिंग का सीमाएं के कारण, ठीक है, फिनेंशियल अकाउंटिंग का जो सीमाएं था उसके कारण क्या था, कॉस्ट अकाउंटिंग का विकास हुआ, ठीक है। उसका लिमिटेशन क्या था कि सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एसर्टेन कर किया जाता था। केवल
कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटी है, वो चीज़ देखने के लिए हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग का जन्म क्या हुआ? जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कुछ सीमाएँ था, उसका क्या था, वो सारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कितना था, वो सब चीज़ का जानकारी नहीं देता। उस कारण से क्या हुआ था, हम लोग का कॉस्ट अकाउंटिंग का विकास हुआ था। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका उद्देश्य था जो वस्तु है, जो गुड्स है और सर्विसेज है, मतलब जो वस्तु और सेवाएं हैं, उसकी लागत का ज्ञात करना, वो देखना कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कितना है, ठीक है ना, कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कितना है, लागत का नियंत्रण करना, कॉस्ट कंट्रोल करना। ऐसा नहीं है कि हमारा कॉस्ट और एक कंपनी का कॉस्ट 10 रुपया, दूसरा कंपनी का 12 रुपया आ रहा है, तो 12 रुपये वाला कंपनी क्या करेगा, कॉस्ट कंट्रोल करके 10 रुपये लाएगा, ठीक है। प्रबंधक को निर्णय लेने में सहायता करना, जो मैनेजमेंट होता है, जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है, उसको भी निर्णय लेने में डिसीजन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मेरा 10 रुपया आ रहा है, तो उसको आप 8 रुपया कैसे कर सकते हैं, उसको आप और कम कैसे कर सकते हैं, है ना, उसमें करना है। उसका उदाहरण यदि है, किसी उत्पाद को बनाने में वास्तविक लागत कितनी आएगी, एक कंपनी, अगर कंपनी कोई बना रहा है, ठीक है ना, उसका कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कितना आएगा, उसको अगर कंपनी में किसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा आ रहा है, जैसे अभी मान लीजिए अभी क्या हो रहा है, वर्ल्ड का जो था एक्सपोर्ट ऑर्डर थोड़ा सा मतलब क्या था, तबाह था, क्योंकि विदेश क्या था, लड़ाई चल रहा था, अमेरिका, ईरान, इजराइल सब आपस में क्या था, एक दूसरे को गुटबाजी कर रहा था, तो क्या था, एक्सपोर्ट का अकाउंटिंग, क्या एक्सपोर्ट बहुत सी एक्सपोर्ट का जो बहुत ज़्यादा सेल था वो घट गया था कंपनी का। तो उस टाइम वो देख सकता है, मैनेजमेंट का डिसीजन कर सकता है कि हमारा डोमेस्टिक मार्केट में सेल करने के लिए हमारा प्रोडक्ट का क्या कॉस्ट रहेगा। हो सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट में आपको कुछ स्टैंडर्ड प्राइस मिल जा रहा है, डोमेस्टिक में कम मिल रहा है, तो उसको रिड्यूस करना पड़ता है। तो ये सब सारा चीज़ कहाँ कैसे होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। इट इज कंसर्न विथ generating generating accounting information related to the fund, cost, profits, etc. It's enable the management in decision making. We may say management accounting address need of a single user group, that is the management. प्रबंधक अकाउंट लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सबसे आधुनिक क्या सबसे जो लेटेस्ट मॉडल है वो कौन सा है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? सबसे आधुनिक शाखा है। ये प्रबंधक को निम्नलिखित कार्य में सहायता करती है: प्लानिंग करने में, योजना कैसे हमको बनाना है, डिसीजन मेकिंग में, निर्णय हम लोग को कैसे लेना है, और कंट्रोल करने में, नियंत्रण हमको कैसे करना है। यह मुख्य रूप से क्या होता है, जो मैनेजमेंट होता है, ठीक है, मैनेजमेंट की आवश्यकताओं को पूरा करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द मोस्ट रिसेंट डेवलप्ड ब्रांच अकाउंटिंग। ये बहुत ही रिसेंटली डेवलप्ड हुआ है। इट कंसर्न विद जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फंड्स, ठीक है, कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स, इट्स, ठीक है ना, एंड इट्स इनेबल मैनेजमेंट इन द डिसीजन मेकिंग। वी से दैट द मैनेजमेंट अकाउंटिंग एड्रेस द नीड्स इन द सिंगल यूज ऑफ द मैनेजमेंट। ये सीधा वाली बात है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग सबसे नई ब्रांचेज है। ये मैनेजमेंट को प्लानिंग करने में, डिसीजन लेने में और कंट्रोलिंग करने में सहायता करती है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं अकाउंटिंग क्या होता है। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, हम लोग यहीं तक देखेंगे, ये लास्ट हम लोग है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो हम लोग के पास क्या है, सिस्टम ऑफ द अकाउंटिंग। ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग आर क्लासिफाइंग इनटू टू कैटेगरी, एक डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। जैसे आप लोग आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट में क्या करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए दो सिस्टम दिया गया, ठीक है ना। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन प्रणाली को क्या कहते हैं, लेखांकन को दो मुख्य प्रणाली में, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। नंबर एक में दिया डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम दिया हुआ है, तो कर देते हैं। नंबर वन में दिया हुआ है डबल एंट्री सिस्टम, है ना। डबल एंट्री सिस्टम्स क्या होता है? डबल एंट्री system means the system of accounting which recognize and record both aspects, debits and credits, of the financial transaction. At the time of recording a transaction, one aspect is recorded on the debit side and another aspect is recorded on the credit side. For example, goods are purchased for cash
goods are acquired and in return cash is paid. In this transaction, two aspects are involved. That is, receive goods and pay cash. Under the double entry system, both these aspects are recorded. Thus, the system is based on the dual aspect concept, and it is universally applied in the accounting. And single entry system क्या बोलता है? Single entry system is recording transactions in books of accounting may be defined as system which is an incomplete double entry systems. Incomplete double entry system. In these systems, all transactions are not recorded in the books of all transactions are not recorded on डबल एंट्री बेसिस। ठीक है, तो क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम? क्या होता है उसमें? होता है दोहरी लेखांकन प्रणाली। डबल एंट्री सिस्टम वह प्रणाली है जिसमें क्या होता है कि प्रत्येक लेन देन दो पहलू एस्पेक्ट में रिकॉर्ड किया जाता है। डबल एंट्री का मतलब क्या होता है? सीधा समझ, एज द नेम सजेस्ट, डबल मतलब दो एंट्री होगा, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। ठीक है, जैसे आप समझ गए डबल एंट्री सिस्टम जो हम लोग अभी जो इतना भी कंपनी में अकाउंटिंग चल रहा है वो सब जगह डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, और वो जो फ्रा लुकास फोस्टियोरोसी इटली के जो थे, जो आप चैप्टर फर्स्ट में पढ़े हुए थे आप फर्स्ट क्लास में, उन्होंने क्या था? फादर्स ऑफ डबल अकाउंटिंग सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम का था। ठीक है ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हर लेन देन का क्या होता है? हर लेन देन हर लेन देन का एक पक्ष क्या होता है? रिसीव, और दूसरा पक्ष क्या होता है? कि एक अगर कोई दे रहा है, दूसरा कौन हो रहा है? ले रहा है। अगर हम किसी को माल को बेच रहे हैं तो सप्लायर क्या कर रहा है? माल को कंपनी को दे रहा है, तो सप्लायर माल को दे रहा है, कंपनी माल को ले रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग उदाहरण के लिए समझते हैं, यदि 10,000 रुपया का माल हम लोग नगद खरीदें, 10,000 रुपया का हम लोग माल नगद खरीदें, तो हम लोग क्या, सबसे हम लोग बस आया क्या? हम जब भी बात करेंगे हम लोग मतलब हम लोग के आज एक कंपनी के बारे में सोचना है। ठीक है, कंपनी 10,000 रुपया का माल खरीदा, उसका मतलब क्या? कंपनी के पास गुड्स आया, तो गुड्स को हम डेबिट करेंगे, और हमारे पास से गया क्या है? कैश, तो कैश को हम लोग क्रेडिट करेंगे। इसका जब हम लोग अकाउंटिंग, जब आपको जब जनरल चैप्टर पढ़ाएंगे तो उस टाइम आपको जनरल एंट्री कैसे पास करना वो आपको प्रॉपरली बताया जाएगा, कैसा रूल होता है। लेकिन आपको अभी मोटा मोटी डबल एंट्री में कैसे होता है वो मुझे बता रहे हैं। हम लोग 10,000 का माल खरीदे, मतलब कंपनी 10,000 का माल खरीदा, तो कंपनी के पास से 10,000 रुपया आया, और कंपनी 10,000 रुपये का माल आया, तो कंपनी क्या करेगा? गुड्स को डेबिट करेगा 10,000 रुपये से, और पैसा चला गया 10,000 रुपया जाएगा या तो जाने वाला है, तो 10,000 रुपया का क्रेडिट कर देगा, है ना। अर्थात जब माल प्राप्त हुआ तो नगद दिया। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है। मतलब डुअल एस्पेक्ट कब होता है? कि एक एस्पेक्ट मतलब डेबिट होता है, दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट होता है। ठीक है ना, और आज विश्व भर में क्या सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली प्रणाली होता है वो है डबल एंट्री सिस्टम। और सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? तो सिंगल एंट्री सिस्टम एक इनकम्प्लीट लेखन प्रणाली होता है, उसमें पूरा कंप्लीट नहीं होता है। इसमें सभी लेन देन के दोनों पक्षों का रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, केवल कुछ व्यक्तिगत खाते और नगद संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए जितना भी आप कैश दिए, जैसे कि क्या अभी क्या किया हम लोग, माल खरीदे कैश पेमेंट कर दिए, खाली क्या लिख देंगे? कैश पेमेंट लिख देंगे। तो ये एक सिंगल ट्रांजेक्शन लिख देंगे, कैश पेमेंट अगेंस्ट गुड्स परचेज। तो हम लोग क्या कर रहे हैं उसमें? क्या कर रहे हैं? कैश अकाउंटिंग में एंट्री कर दिए कि कैश पेमेंट किए हम लोग, तो लेकिन दोनों एंट्री में हम लोग नहीं कर रहे हैं। दोनों, जैसे हम लोग क्या बोले कि अभी हम लोग माल खरीदे, तो माल खरीदे तो 10,000 रुपया का क्या करते हैं? गुड्स खरीदे। ठीक है, 10,000 का गुड्स खरीदे, तो कंपनी 10,000 का गुड्स खरीदे, तो कंपनी के पास गुड्स आई 10,000 रुपया का, और पेमेंट चला गया, तो गुड्स को डेबिट किया, पेमेंट को चला गया। लेकिन अगर सिंगल एंट्री में करते क्या करते हैं? गुड्स का एंट्री नहीं करते हैं, केवल कैश बुक में हम लोग पेमेंट साइड में 10,000 रुपया का पेमेंट किया वो लिख देते हैं, तो उसके आधार पे आपको एंट्री करना पड़ता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि एक ही एंट्री हम लोग को करना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि मेनली कैश का एंट्री होता है, और कोई मतलब अगर कोई क्या होता है व्यक्तिगत खाता, मतलब पर्सनल अकाउंट हो गया राम का, जैसे राम का अकाउंट, एक्स सप्लायर का अकाउंट, उसमें पेमेंट एंट्री कर दिया गया, उसमें कंप्लीट ट्रांजेक्शन नहीं होता है। इसमें सिंगल एंट्री क्या होता है? इनकम्प्लीट लेखा होता है। इसमें सभी लेन देन के दोनों पक्षों का रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, केवल कुछ व्यक्तिगत खाता तथा नगद कैश संबंधी रिकॉर्ड रखी जाती है। इस कारण से यह प्रणाली
कम विश्वसनीय मानी जाती है और ये छोटी व्यवसायों के लिए अधिक प्रचलन में होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब समझ लीजिए कि आप क्या किए, आप एक अब छोटा जब बिजनेस का आकार छोटा होता है तो सिंगल एंट्री सिस्टम चलाया जाता है। जैसे क्या हुआ, अब हम एक कॉपी में लिख के रख दिए कि हाँ चलो एक व्यक्ति को हम लोग आज इतना पेमेंट किए, उस व्यक्ति से इतना हमको रिसीव हुआ, लेकिन किस कारण से हुआ, किसके, उसका पूरा डिटेलिंग हम लोग का सिंगल एंट्री सिस्टम में नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन जबकि डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, दोनों पक्ष को कि हम लोग माल रिसीव भी किए तो पैसा दिए, दोनों अकाउंटिंग आपको खोलते ही आपको पता चल जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि हम लोग का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 2 की ओर मूव करेंगे, है ना। चैप्टर 2 की ओर मूव करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाले क्लास में हम लोग फिर इसका सारा क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर का भी सीरीज हम लोग चालू करेंगे, ठीक है ना। फिर चैप्टर 2 करेंगे। और आप लोग क्या कर रहे थे, बिजनेस स्टडी का भी क्लास आपका ऑलरेडी चैनल पे डाला हुआ है, आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और दोस्तों को भी इसको शेयर कर सकते हैं और इसका जानकारी दे सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है, आप जहाँ पे क्लास कर रहे हैं, जहाँ से क्लास कर रहे हैं उसके साथ साथ में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा कि हाँ चलो यहाँ से भी हम लोग अपना क्लास को कंप्लीट कर रहे हैं। और जो बच्चा क्लास लेने के में असमर्थ है वो यहाँ से पूरा का पूरा क्लास को कंप्लीट कर सकता है। और आपको कोई डाउट मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको चैप्टर 1 में आप कोई भी बोर्ड से हैं, सीबीएसई से हैं, आईसीएसई बोर्ड और इंडिया का सारा बोर्ड, कि आपका जो पहला जो चैप्टर है, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, उसमें सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो कौन सा कॉन्सेप्ट आपका अधूरा रहा, वो आप अपना बुक्स को खोल के आप रिवाइज करके भी देख सकते हैं कि आपका 99.999 मतलब 100 भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि कुछ अलग अलग बोर्ड है, क्योंकि सारा बोर्ड तो हम अकेले पढ़े नहीं है, लेकिन हो सकता है एक दो कॉन्सेप्ट को आगे आगे पीछे हो सकता है, सीरियल नंबर हो सकता है कि जो हम पढ़ाए वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट आपका बुक में अवेलेबल है। तो आप क्या कीजिए, सारा सीरीज को देखिए, ठीक है ना। और ये सीरीज को देखने के बाद ये आपका चैप्टर नंबर 1 का 5 वीडियो, इसलिए हम इस चैप्टर को थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ाएं कि जैसे जैसे आप चैप्टर की ओर आगे जब मूव करने जाइएगा तो आपको उधर कम टाइम लगे, उधर आपका कम टाइम लगे, बहुत सारा चीज़ आपको जाना पहचाना मिले। हाँ, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आपको कम से कम सुना सुना मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा कि हाँ सर ये सब कैसे कर रहे हैं, यहाँ से आप स्टार्ट कर दिए, मतलब इसलिए हम लोग पहले थ्योरी से स्टार्ट किए हैं। थ्योरी हम लोग का पूरा एक बार अकाउंटिंग का बिल्डअप हो जाएगा तो फिर आपको क्या बोले, आपको अकाउंट आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप सो के भी उठिएगा अकाउंटिंग कर दीजिएगा, आपको ऐसा क्लास करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। शेयर वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।